इमोशनल इंटेलिजेंस ही वो चाबी है जो बाकी स्किल्स के साथ थ्राइव करने में हेल्प करती है। फीलिंग्स का हमारी जिंदगी पर टेंजिबल इम्पैक्ट होता है। स्टडीज कंफर्म करती हैं कि फ्यूचर फ्रेशमैन अचीवमेंट्स का सैट से ज्यादा वैलिड इंडिकेटर होप का लेवल होता है। अच्छी हंसी क्रिएटिविटी को बूस्ट करती है। एक फनी वीडियो देखने के बाद पार्टिसिपेंट्स फंक्शनल फिक्सडनेस पर कम डिपेंड करते थे और चीजों को अप्लाई करने के ऑल्टरनेटिव वेज देख पाते थे। हार्ट अटैक के बाद सरवाइव करने के लिए एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक एक क्रूशियल फैक्टर होता है। इमोशनल एप्टीट्यूड एक मेटा एबिलिटी है जो डिटरमिन करती है कि हम अपनी बाकी स्किल्स का कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं, जिसमें रॉ इंटेलेक्ट भी शामिल है। डैनियल गोल्डमैन, पीएचडी डैनियल गोल्डमैन, इमोशंस इतने पावरफुल होने का एक रीजन ये है कि हमारी एबिलिटीज इनवेरिएबल नहीं होती। जैसा कि फेमस साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बंटोरा प्रूव करते हैं, स्किल्स इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उन्हें कैसे एवेल्युएट करते हैं। अगर हम हर फेलियर के बाद खुद पर बहुत ज्यादा हार्श होंगे तो अगली बार बेहतर करना हमारे लिए और चैलेंजिंग होगा। ऑप्टिमिस्ट्स और पेसिमिस्ट्स में फर्क होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑप्टिमिस्ट्स में एंजाइटी या सैडनेस जैसे इमोशंस नहीं होते। उनका डिस्टिंक्टिव फीचर है फीलिंग्स के साथ बेहतर तरीके से कोप करना। यही इमोशनल इंटेलिजेंस। ईक्यू का मतलब है जहां अनरिस्ट्रेन्ड वरीज उदाहरण के लिए इंटेलेक्चुअल स्किल्स को अंडरमाइन कर सकती है, वहीं कंट्रोल्ड वरीज हाई मोटिवेशन में कंट्रीब्यूट करती है। ईक्यू में ये कंपोनेंट्स होते हैं: अपनी इमोशंस को पहचानना, उन्हें कंट्रोल करना हो, उन्हें मोटिवेशन के लिए यूज करना, दूसरे लोगों की फीलिंग्स को समझना, उनके साथ डील करना। अच्छी खबर यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में एक्सेल करने की पोटेंशियल सब ह्यूमंस में होती है। हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो सिर्फ दूसरों के इमोशंस को पहचानते समय एक्टिवेट होते हैं। ये एम्पैथी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लोज रिलेशनशिप्स के पीछे की ड्राइविंग फोर्स। इवोल्यूशन ने ऑलरेडी हमारे पीपल स्किल्स के लिए फाउंडेशन तैयार कर दी है। हमें बस इन इनबॉर्न एबिलिटीज को डेवलप करना है। अगले कुछ मिनट्स में आप डिस्कवर करेंगे कि ये कैसे करना है। एक्ट करने का इंपल्स ही इमोशंस का आधार होता है। इमोशन सर्वाइवल इंश्योर करते हैं ऐसे रिएक्शंस प्रोवाइड करके जिन्होंने पिछली 50 ह्यूमन जनरेशंस की हेल्प की है। उदाहरण के लिए, जब हम स्टन्ड होते हैं तो हमारी आईब्रोज ऊपर उठ जाती है। इससे आंखों को मिलने वाला लाइट बढ़ जाता है और हम किसी वियर्ड चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाते हैं। सोचने वाला दिमाग यानी नियोकॉर्टेक्स इमोशनल दिमाग से इवॉल्व हुआ है, जिससे इमोशनल दिमाग को बहुत पावर मिली है। इमोशनल और रैशनल माइंड्स आमतौर पर मिलकर काम करते हैं। दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इमोशंस को रेगुलेट करता है, बैलेंस मेंटेन करने के लिए उनमें से कुछ को स्विच ऑफ कर देता है। लेकिन कभी कभी लोग फियर या एंगर में बह जाते हैं। इमोशंस हमारे दिमाग को हाईजैक कर लेते हैं। ऐसा क्यों और कैसे होता है? दिमाग में न्यूरॉन्स के क्लस्टर से बना अमिगडाला इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लिम्बिक सिस्टम का ये पार्ट एक अलार्म सेंटर की तरह काम करता है। अगर कोई चीज हमें डराती है, हर्ट करती है या गुस्सा दिलाती है तो ये इमरजेंसी कॉल सेंड करता है जो हमारे सर्वाइवल को एंश्योर करते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट पहले ये मानते थे कि नियोकॉर्टेक्स पहले सेंसरी ऑर्गन्स से सिग्नल्स को एनालाइज करता है और फिर उन्हें लिम्बिक सिस्टम को सेंड करता है। लेकिन जैसा कि लेडो की ब्रेक थ्रू रिसर्च प्रूव करती है, एमिगडाला डायरेक्टली सेंसरी ऑर्गन्स के सिग्नल्स रिसीव करता है। एमिगडाला लोगों को उनके इमोशन से ब्लाइंड कर देता है। ये ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। नियोकॉर्टेक्स के रीजनेबल सॉल्यूशन के साथ आने से पहले ही दिमाग को हाईजैक कर लेता है। इसके अलावा इमोशनल मेमोरी एमिगडाला में रहती है, इसलिए अगर कोई सिचुएशन पास्ट में हुई किसी डेंजरस सिचुएशन से मिलती जुलती है तो ये न्यूरल अलार्म्स सेंड करता है। इसलिए जो इंसान कार से टकराते टकराते बचा हो वो रोड क्रॉस करते समय एंजाइटी का फ्लड एक्सपीरियंस करता है। लेकिन हम इमोशंस और सिचुएशंस के बीच के इस कनेक्शन का इंटेंशनली दूसरे तरीकों से भी यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी न्यू लैंग्वेज के वर्ड्स को बेहतर तरीके से याद रखने के लिए इमोटिव एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इवेंट्स के बीच का एनालॉजी एसोसिएटिव होता है। कई केसेस में अलार्म्स आउटडेटेड होते हैं, इसलिए वॉर विक्टिम्स फायरवर्क्स पर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो एक्सप्लोजन्स हो। ज्यादातर ये इनऑपर्च्यून रिस्पॉन्सेस चाइल्डहुड ट्रॉमास में रूटेड हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं? हालांकि इमोशंस कभी कभी हमारे जजमेंट को क्लाउड कर सकते हैं, लेकिन रैशनल डिसीजंस के लिए ये जरूरी होते हैं। इनके बिना सारे ऑप्शंस हमारे लिए सेम वैल्यू के होंगे। ये रेस्टोरेंट चूज करने जैसे सिंपल काम को भी अलग अलग जगहों के एंडलेस कंपैरिजन में बदल देगा।
क्रिटिसिज्म को वॉल्स नहीं, ब्रिजेस बनाने दो। इमोशंस हमारे रिलेशनशिप्स के लिए वाइटल है और एक पार्टनर की फीलिंग्स में बहुत पावर होती है। इस केस में एम्पैथी ज्यादा मायने रखती है, लेकिन एंगर भी उतना ही मायने रखता है। लॉन्ग लास्टिंग और फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म के रूप में एक्सप्रेस किया गया एंगर डिवोर्स के क्रूशियल फैक्टर्स में से एक है। ऐसा क्यों? हम अपनी इम्परफेक्शंस पर रिमार्क्स को पर्सनल अटैक के तौर पर परसीव करते हैं। ये कंक्लूजन तब और स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब हमारा स्पाउस एक्शंस को इवैल्यूएट करने के बजाय कैरेक्टर के बारे में जनरलाइजेशंस करता है। आमतौर पर लोग क्रिटिक पर दो तरीकों से रिएक्ट करते हैं, फियर्स डिफेंडिंग या स्टोन वॉलिंग। मैन वुमेन के मुकाबले क्रिटिसिज्म पर ज्यादा सेवियरली रिएक्ट करते हैं। साथ ही हस्बैंड्स का स्टोन वॉलिंग उनकी वाइफ्स को बहुत डिस्ट्रेस करता है। सॉल्यूशन ये है कि हम अपने असम्पशंस पर सवाल उठाएं कि क्या कोई कॉन्स्टेंटली अनोइंग या कंप्लेनिंग कर रहा है। जब हमें विक्टिम जैसा फील हो तो थोड़ा स्लो डाउन करें और क्रिटिसिज्म के लिए एक्सिस फॉर्म का यूज करें। हम कह सकते हैं, तुम्हारे एक्शन एक्स ने मेरे फीलिंग्स वाई कॉज किए, मैं इसके बजाय एक्शन जी एक्सपेक्ट कर रहा था। ध्यान रखें, इंसान पर नहीं, डीड पर फोकस करें। जो लोग स्पाउस के कमेंट से ऑफेंडेड होते हैं वो खुद को याद दिला सकते हैं कि इमोशंस इश्यू की इंपॉर्टेंस की निशानी है। रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने के लिए एक पार्टनर ये क्वेश्चन रेज कर सकता है। अगर आप काम रहेंगे और ये कंफर्म करेंगे कि आप अपने पार्टनर की बात सुन रहे हैं तो डिस्प्यूट खत्म हो सकता है। एम्पैथी डिसआर्म करती है, लेकिन ये तभी काम कर सकती है जब हमारा अमिगडाला इमरजेंसी कॉल सेंड न करे। कॉन्वर्सेशन के दौरान ब्रेक्स लेने और इमोशंस मैनेज करने के बाद टॉपिक पर वापस आने के लिए पहले से एग्री करना भी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हम पहले से ही दूसरे लोगों के साथ कॉन्वर्सेशंस में इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि हम ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल टूल्स को उन कॉन्वर्सेशंस में अप्लाई करें जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, हाईएस्ट लेवल की प्रोडक्टिविटी वाला। एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस क्रूशल है। हमें माइक्रो लेवल पर प्रेजुडिस को खत्म करना होगा, जैसे इंटॉलरेंट एनेक्डोट्स। इसके अलावा मैनेजर्स के स्ट्रेस और रूड रिमार्क्स सही डिसीजंस लेने में रुकावट डालेंगे, वर्कफ्लो को स्पॉइल करेंगे। स्टाफ को इम्प्रूव करने के लिए, एनकरेज करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव को फीडबैक प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करना चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉइज का स्टोन वॉलिंग किसी भी डायलॉग को रोक देगा। अच्छे कमेंट्स के कंपोनेंट्स ये हैं, एक्सप्लेन कीजिए कि एक इंसान ने क्या सही या गलत किया और ड्रॉबैक इंप्रूव करने के तरीके सजेस्ट कीजिए और वन ऑन वन क्रिटिसिज्म कीजिए। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी। लीडरशिप डोमिनेशन नहीं है, बल्कि लोगों को एक कॉमन गोल की तरफ काम करने के लिए पर्सुएड करने की आर्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी लॉन्जेविटी के लिए एक वाइटल नेसेसिटी है। साइंटिस्ट्स पहले मानते थे कि इम्यून सिस्टम्स और ब्रेन इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। 1970 में यह असम्पशन गलत साबित हुई। नर्वस सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम से क्लोजली कनेक्टेड है, हेविली इमोशंस पर डिपेंड करता है। स्ट्रेस का एक टेलिंग एग्जाम्पल है। यह हार्मोन्स रिलीज करता है जो इम्यून रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं। नतीजतन जो लोग कांस्टेंट प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं वे इलनेसेस के लिए अधिक प्रोन होते हैं। क्रॉनिक एंगर हार्ट के लिए सबसे डेंजरस इमोशन है। यह अभी भी डिस्प्यूटेड है कि यह एक कॉज है या केवल एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को वर्सन करने वाला फैक्टर है। फिर भी हॉस्टिलिटी को डिक्रीज करने वाले प्रोग्राम्स डिजीजेस के रिस्क्स पर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं। जिन लोगों ने अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख लिया है वे सेकंड हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी को 44% तक लेसन कर देते हैं, जबकि रेज को मैनेज करना अक्सर पुरुषों के लिए एक की चैलेंज होता है। महिलाएं अक्सर फियर और इसलिए एंजाइटी के आउटकम से सफर करती है। ये फीलिंग्स उन लोगों में डोमिनेट करती है जिन्होंने सेकंड हार्ट अटैक एक्सपीरियंस किया है। वरीज मेल स्टूडेंट्स को दूसरे तरीके से अफेक्ट करती है या अल्कोहलिज्म और ड्रग्स लेने के कॉजेज में से एक है। फिर भी अप्रहेंशन केवल एक इमोशन नहीं है जो स्टिमुलस हो सकता है। रेस्टलेस लोग बोर्डम से डील करने के लिए ड्रिंकिंग शुरू कर सकते हैं। फ्यूरी और डिस्क्वाइट के विपरीत डीप सैडनेस किसी व्यक्ति को डिजीजेस के लिए अधिक ससेप्टेबल नहीं बनाती, लेकिन यह रिकवरी को ड्रामेटिकली कॉम्प्लिकेट करती है। उदाहरण के लिए हिप फ्रैक्चर्स के केस में गुड मूड्स वाले पेशेंट्स हॉस्पिटल को एक वीक पहले छोड़ देते हैं उन लोगों की तुलना में जो डिप्रेशन से सफर करते हैं। इसके अलावा यह इमोशन ईटिंग डिसऑर्डर्स और अल्कोहलिज्म का रिजल्ट हो सकता है। आइसोलेशन को स्मोकिंग से अधिक सीरियस हेल्थ रिस्क माना जाता है। पुरुषों को इसे केयरफुली कंसिडर करना चाहिए क्योंकि इसका उन पर अधिक प्रोफाउंड इफेक्ट होता है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं को
सपोर्ट फील करने के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स की जरूरत नहीं होती। उनके रिलेशनशिप्स अधिक प्रोफाउंड एंड होते हैं। अगर लोगों के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है तो स्ट्रेस उनके हेल्थ को रिमार्केबली इन्फ्लुएंस नहीं करता। गुड फीलिंग्स का ऑपोजिट इफेक्ट होता है। ऑप्टिमिस्ट्स अधिक एक्सरसाइज करते हैं और सिगरेट्स या अल्कोहल का कम यूज करते हैं। इसके अलावा होप का हायर लेवल एक बेटर स्टेट में कंट्रीब्यूट करता है। पॉजिटिव आउटलुक्स वाले पैरालाइज्ड पेशेंट्स इवेंचुअली अपने बॉडीज को उन लोगों की तुलना में अधिक मूव कर सकते हैं जो डिस्करेज्ड होते हैं। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस अब केवल एक बेनिफिशियल स्किल नहीं है, यह मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए एक वाइटल नेसेसिटी है। बचपन के एक्सपीरियंसेस हमारे दिमाग को शेप देते हैं। अडल्टहुड में खुद को रिटीच करना और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव करना बहुत एफर्ट मांगता है, लेकिन हम बच्चों के लिए ये प्रोसेस आसान बना सकते हैं। एक बच्चे के दिमाग में एक मैच्योर इंसान के दिमाग से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। टाइम के साथ जो न्यूरॉन्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो रह जाते हैं, जबकि जो सबसे कम यूज होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। यह हम पर डिपेंड करता है कि हम बच्चों के शुरुआती सालों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग और कोऑपरेशन के एक्सपीरियंसेस से भर दें, ताकि वो न्यूरॉन सेव कर सके जो इन फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अडल्ट्स ऐसा करने के लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स को अपने खुद के इमोशंस मैनेज करने चाहिए, क्योंकि बच्चे उन्हें मिरर करते हैं। अगर बच्चे सिर्फ 3 महीने के भी है तो भी वो डिप्रेशन पहचान लेंगे और खुद भी सैडनेस एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे। दूसरा, इन्फेंट्स के लिए इमोशनल कांटेक्ट बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चों को अपनी फीलिंग्स का कोई रिएक्शन नहीं दिखता तो वो उन्हें एक्सप्रेस करना बंद कर सकते हैं। फीडबैक बच्चे के इमोशंस के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए। इमिटेशन कोई ऑप्शन नहीं है। उदाहरण के लिए, जब एक बेबी जॉय एक्सपीरियंस करता है तो एम्पैथी शो करने के लिए पेरेंट्स सही टोन ऑफ वॉइस चूज कर सकते हैं या फिर उसे जेंटली हिला सकते हैं। रिसर्च बताती है कि नेग्लेक्ट, जो वर्थलेस या अबैंडन होने का फीलिंग पैदा करती है, आउटराइट अब्यूज से ज्यादा पावरफुल होती है। टॉडलर्स के साथ ऐसा बिहेव करने से वो लोगों पर कम ट्रस्ट करते हैं, वो स्कूल में भी कम सक्सेसफुल होते हैं। 65% नेग्लेक्टेड बच्चे एक ही ग्रेड में 2 साल बिताते हैं। अच्छी खबर ये है कि जिन्हें चाइल्डहुड में इनफ एम्पैथी नहीं मिलती, वो अपने पीयर्स के साथ कम्युनिकेट करके बैलेंस पा सकते हैं। तीसरा, बहुत कुछ बच्चे की परवरिश पर डिपेंड करता है। स्टडीज प्रूव करती हैं कि पेरेंट्स अपनी डॉटर्स के साथ इमोशंस के बारे में ज्यादा बात करते हैं, लेकिन वो अपने सन्स के साथ एंगर इश्यूज के बारे में ज्यादा बात करते हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि वुमेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अच्छे रिलेशनशिप्स की निशानी मानती है। हम बच्चों को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो गेम्स वो खेलते हैं या फिर कॉन्वर्सेशन में जो टैक्टिक्स वो यूज करते हैं, ओपन कॉन्फ्रंटेशन वर्सेस इनडायरेक्ट, उन पर ध्यान दें। हम नोटिस करेंगे कि गर्ल्स इमोशंस को एक्सेप्टेबली एक्सप्रेस करना सीखती है, जबकि बॉयज अक्सर अपनी फीलिंग्स हाइड करना सीखते हैं। इस अप्रोच को इम्प्रूव करने की जरूरत है। हमें बच्चों की फुल पोटेंशियल को डेवलप करने में स्कूल्स की रोल को रीअसेस करना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस हमें एनकरेज करते हैं कि इन स्किल्स को एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करें। कुछ प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स एक पर्टिकुलर कोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज और मैनेज किया जा सके। बच्चे अपने मूड्स और कंसर्न्स के बारे में बताते हैं या क्लास की मेल बॉक्स में एक लेटर भेजते हैं जिसमें वे उस फियर के बारे में लिखते हैं जिसे वे ओवरकम करना चाहते हैं। रिपीटेटिवनेस इन कोर्सेज की एक क्रिटिकल फीचर है, क्योंकि बच्चों और उनकी नीड्स में कांस्टेंट चेंज होता है। साइंटिस्ट ने पहले ही एक टाइम टेबल तैयार कर लिया है, कौन सी स्किल्स और कब नर्चर करना बेनिफिशियल है। हालांकि अधिक पॉपुलर स्ट्रैटेजी यह है कि एग्जिस्टिंग कोर्सेज में सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे हेल्थ या मैथ। रीडिंग लेसन्स भी अत्यधिक यूजफुल है। टीचर्स टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि इमोशन से डील करने की बेसिक टेक्निक्स को स्क्रूटिनाइज किया जा सके, इवेंट्स को दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखा जा सके। वे लंच रूम लाइन में भी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर कुछ लेसन्स दे सकते हैं। डिस्प्यूट को स्टॉप करने का ऑर्डर देने के बजाय एक टीचर पजल सॉल्व करने का ऑफर कर सकता है। जो टास्क को फास्टर करता है उसे पहले फूड मिलता है। EQ स्किल्स को एजुकेशन का कोर पार्ट बनाने के लिए हमें स्कूल की रोल को रीअसेस करना होगा। टीचर्स को रीट्रेन करने पर ग्रेट अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि सभी के पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं होती। पेरेंट्स के साथ कोऑपरेशन को अधिक प्रोफाउंड होना चाहिए ताकि बच्चे स्कूल में प्राप्त नॉलेज को डीपन कर सके। ओल्डर प्यूपल्स घर पर प्रॉब्लम्स वाले यंगर किड्स के लिए मेंटोर्स के रूप में काम कर सकते हैं। हालांकि ये डिफिकल्ट है। एजुकेशन में इनर्शिया की कॉस्ट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक्सेप्शनली हाई है।
इन दिनों सिस्टम सभी को प्रोफेसर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका सेंट्रल रोल सभी बच्चों की टैलेंट्स को डेवलप करना है। जैसा कि फेमस साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्डनर एम्पैथाइज करते हैं, अब स्कूल 2 टैलेंट्स पर कॉन्सेंट्रेट करता है, फिर भी कम से कम 5 और हैं। 2 एकेडमिक टैलेंट्स के अलावा 7 कोर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में निम्नलिखित गिफ्ट शामिल है, उन न्यूमरस फियर्स में से एक जो इस टैलेंट को वैल्यू करती है। प्रत्येक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस नैरोअर कैटेगरीज में फॉल करती है। पर्टिकुलर टेस्ट्स एक बच्चे के गिफ्ट्स को इंडिकेट करते हैं। इमेजिन करें एक स्कूल जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स को नर्चर करता है और उन्हें मास्टर करने के तरीके रेकमेंड करता है। फिर बच्चे अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में सक्षम होंगे। कंक्लूजन, इमोशनल इंटेलिजेंस सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन ये हमारे कई टैलेंट्स को डेवलप करने के लिए फाउंडेशन तैयार करती है। सिर्फ एकेडमिक टैलेंट्स के लिए ही नहीं, EQ हमें ज्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनाता है, ताकि हम काम पर या पढ़ाई में खुद को अलग दिखा सकें। ये हमारे रिलेशनशिप्स को डीपन करने और क्लोज बॉन्ड्स एस्टैब्लिश करने के लिए भी ग्राउंड वर्क करता है। इसके अलावा इमोशंस मैनेज करने से कई मेंटल और फिजिकल डिजीजेस के रिस्क्स कम हो जाते हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स हमारे एजुकेशन सिस्टम पर फिर से सोचने के लिए आर्ग्यूमेंट्स हैं, ताकि ये बच्चों को अडल्टहुड के चैलेंजेस के लिए जेन्युइनली प्रिपेयर कर सके। अगर हम ऑप्टिमिस्ट बनना चूज करें तो हम सोसाइटी की हेल्थ भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट में एक चीयरफुल इंसान और एक लो स्पिरिट्स वाला इंसान एक रूम में एंटर करते हैं। उन्होंने एक पेपर पर अपने मूड्स इंडिकेट किए और एक दूसरे के सामने बैठ गए। 2 मिनट बाद एक साइंटिस्ट आया और उनसे फिर से अपने मूड लिखने के लिए कहा। इस बार लो स्पिरिट्स वाला इंसान बेहतर मूड में था। स्ट्रॉन्ग इमोशंस कंटेजियस होते हैं।